नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लैक कमांडो फिजिकल में। साथियों, हम प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं और प्रकाश में जो है तमाम टॉपिक को हम देख चुके हैं और समझ चुके हैं। आज की जो क्लास मेरी होगी वो प्रकाश के अंतर्गत क्लास नंबर 6 है और आज हम देखेंगे प्रकाश की जो अन्य परिघटनाएं जैसे होती है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो साथियों, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले जो है हमने गोलीय दर्पण द्वारा जो परावर्तन होता है उस चीज़ के बारे में देख चुके थे। उसके विभिन्न जो टर्म होते हैं उस चीज़ को देखे थे, क्या क्या रिलेशन होता है उस चीज़ को देखे थे, ये सब हम देख चुके थे। फिर वहाँ पर प्रतिबिंब और बीम की स्थिति के बारे में पता किए थे कि बीम की स्थिति यदि अनंत में हो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। इसी से विभिन्न दूरियों पर बीम को रख के प्रतिबिंब प्राप्त किए थे। फिर उत्तर दर्पण का प्रतिबिंब देखे थे बनने का, फिर दोनों में अंतर देखे थे। चिन्ह परिपाटी को देखे थे, किसका चिन्ह परिपाटी कैसे होता है ना। तो यहाँ प्रकाश द्वारा प्रकाश का लेंस जो होता है प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, ये सब। यानी कि इसमें कोई भी चीज़ छुटा हुआ नहीं है। यदि आप इसे अच्छी से यदि पढ़ाई करेंगे है ना, तो एक ये जो नोट्स है बहुत ही कारगर साबित होगा, क्योंकि हम इसे जो है सो बहुत ही बेसिक से लेके चले हैं और जितना हो सके हम अपने तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं। इसलिए साथियों, ये सब जो क्लास जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कृपया इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाकर बार बार रिवाइज करते रहिए, ताकि ये जो टर्म जो है सो आपके माइंड में हमेशा के लिए बन जाए। इसलिए आज हम क्लास नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं और आज का जो मेरा टॉपिक है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए इसके बारे में हम कुछ समझने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो जैसे देखिए, हमने अपवर्तन के बारे में जान चुके हैं कि अपवर्तन क्या होता है। हम परावर्तन के भी बारे में जान चुके हैं कि परावर्तन क्या होता है। जैसे कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि एक माध्यम को अलग करने वाला सतह है, इधर एक माध्यम है, मान लो ये माध्यम 1 है और यहाँ पर माध्यम 2 है, ये पर माध्यम 2 है। यदि माध्यम 1 से कोई किरण आ रही है और उसी में फिर वापस लौट जा रही है टकराने के बाद, तो हम उसके बोलते हैं ये परावर्तन हुआ है। क्या बोलते हैं साथियों? बोलते हैं ये परावर्तन हुआ है। और यदि एक किरणें माध्यम 1 से आ रही है और अपने यहाँ से माध्यम 2 में जब प्रवेश करती है सॉरी, तो क्या यदि वो हल्का सा अपने मार्गों, जैसे इसको इधर जाना चाहिए था ना, वो यदि अपने मार्गों से हल्का सा डिफ्लेक्ट हो जाता है या तो इधर कहीं झुक जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि माध्यम 1 से माध्यम 2 में इस कंडीशन को हम बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। जैसे कि इधर जा रहा, या तो एक कंडीशन ऐसा है कि मान लो उधर से आ रहा था प्रकाश किरण, ये मान लो यहाँ पर अभिलंब हम ड्रॉ कर दिए हैं, उधर से आ रहा था प्रकाश किरण, अब ये क्या हुआ अभिलंब की ओर इसे मान लो झुक जा रहा है, हमको जाना चाहिए था इधर। तो इस परिघटना की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यदि जा रहा है तो अपवर्तन हुआ, और यदि सेम माध्यम में रिटर्न हो गया तो वो परावर्तन हुआ, है ना। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ कंडीशन बोल रहे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा जैसे मान लो माध्यम क्या है, जैसे मान लो ये माध्यम 1 यहाँ क्या है, देखिए यहाँ पर गति तेज है, यहाँ पर गति धीरे हो गया, यानी ये माध्यम जो है सो ये विरल माध्यम है। ये कहने का मतलब ये विरल माध्यम है, ये है सघन माध्यम। अब देखिए यहाँ पर तो गति तेज था, अब यहाँ पर गति उधर जाना चाहिए था, ये झुक गया इधर की मतलब झुक गया, यानी ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। हम यहाँ पर इस गति के अनुसार से हम यहाँ माध्यम को
डिसाइड कर सकते हैं ना कि कौन से माध्यम है। हाँ, जैसे कि यहाँ गति तेज था तो हम बोल रहे हैं विरल माध्यम है, क्योंकि वीरान, जब भी कोई वीरान होता है जनसंख्या तो वहाँ हम तेज़ी से चलते हैं, वहाँ गति एक्सीलरेटर गाड़ी का देखते हैं ना तेज रहता है, पक्का वाला रास्ता है ना उसमें। अब यहाँ पर देखो, यहाँ सघन है, ऐसे जा रहा था, विरल कहाँ पर है, विरल नहीं नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उल्टा हो गया है देखिए, वो तो परावर्तन वाला होता, देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये था यहाँ एक्सीलरेटर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज था, यहाँ मैंने कौन सा विरल माध्यम, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा माध्यम में गलत लिखाया है, यहाँ पर देखिए ये जो है, ये जो माध्यम है ये क्या है, ये सघन माध्यम है ना, सघन, ये विरल है, इसका सघन विरल हो गया, इसलिए यहाँ और एक्सीलरेटर इसका तेज हो गया, मतलब कि अब इसको अभिलंब से और ज़्यादा दूर हट गया, यानी ये विरल माध्यम हो गया। यहाँ पर यदि देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर एक्सीलरेटर कैसा, गाड़ी तेज था एकदम पूरा गति से चल रहा, अब यहाँ पर जैसे इस माध्यम में प्रवेश किया वो झुकना पड़ा, इसको इधर झुकना, एक्सीलरेटर कम हो गया, इधर जाना चाहिए था, इधर आ गया, यानी ये यहाँ पर कौन सा है, विरल माध्यम है, और यहाँ सघन माध्यम है, यानी प्रकाश की जो गति है उसके आधार पर तय कर सकते हैं कि कौन सा माध्यम है। तो जहाँ देखेंगे प्रकाश की गति तेज है ना, उसको हम विरल मान लेंगे, और जहाँ पर देखेंगे प्रकाश की गति कम है, जैसे कि हम ये भी जानते हैं कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। हम जानते हैं कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, तो यहाँ झुक गया मतलब ये सघन माध्यम है, जैसे दूर हट गया तो समझिए ये विरल माध्यम है। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात करें कि जो मेरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, वो जो किरणें जो हो जाएगा सो हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही प्रवेश करना पड़ेगा। कहाँ से जाना पड़ेगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही प्रवेश करना पड़ेगा। तो चलिए आज हम इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या चीज़ होता है। चलिए पहला चीज़ हम बात करते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक मिनट, जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, तो अपवर्तन के कारण अपवर्तित किरण जो होता है, अभी हम देखे थे ना आलेख से, अपवर्तित किरण यानी रिफ्रैक्टेड रे, और एक होता है रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्रैक्टेड माने अपवर्तित और रिफ्लेक्टेड माने परावर्तित, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अभिलंब तो यहाँ पर बोल रहा है कि जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण अपवर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे अभिलंब से दूर हटती है, से दूर जाती है ना, अभिलंब से दूर जाती है, हम अभी देखें ना, अभी हम तो देखें ना कि अभिलंब से दूर किससे जाती है। जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं विरल माध्यम में, अपवर्तित किरण का जो अभिलंब से जो हटाव जो है, दूरी जो है ना, वो हटती जाती है। जैसे कि हम देखें, सबको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि देखिए ये मेरा विरल माध्यम है, ये मेरा सघन माध्यम है, इस पर हम एक अभिलंब ड्रॉ कर दिए, ये अभिलंब है। तो हमें क्या बोलें कि यदि सघन माध्यम से डायरेक्ट, यदि इसी अभिलंब पर ही यदि डायरेक्ट किरण जाएगा तो इसी से वापस गुजर जाएगा, ये कोई भी विक्षेपण विचलन नहीं होगा। यदि मान लो किसी एंगल के साथ यहाँ के
प्रकाश किरण जा रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में। कैसे जा रहा है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में। यानी इसको जाना चाहिए था ऐसे जाना चाहिए था कि नहीं, यदि मीडियम से रहता था। लेकिन वो क्या करता है, अभिलंब से दूर हट जाता है, यानी कि और गति इसका तेज हो जाता है। मैंने ऐसे जाकर अब क्या हुआ फिर मान लो कि यहाँ से मान लो कि फिर एक ऐसा स्थिति आता है, ऐसा स्थिति मान लो यहाँ से यदि प्रवेश किया तो इतना झुका हुआ, यहाँ से प्रवेश किया तो इतना झुका हुआ, यहाँ से इसे प्रवेश किया तो इतना झुका हुआ, यहाँ से प्रवेश किया इसे तो इतना झुका हुआ। यानी कि एक ऐसी स्थिति होता है कि ये डायरेक्ट ये माध्यम को अलग करने वाले पर ही गति करने लगता है अपवर्तित किरण। कुछ एक ऐसा स्थिति आता है कि मान लो यहाँ से ये जा रहा है तो वो क्या होता है, ये वापस इसी में रिफ्लेक्ट होता है। तो इस परिघटना को हम बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या बोलेंगे हम? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ गए ना कि यदि उसी माध्यम में यदि लौट जाए तो हम बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या अपवर्तन ना हो, अपवर्तन ना हो कि वो सेम माध्यम में परावर्तित हो जाए। चलिए तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, क्या देखेंगे कि जैसे जैसे हम आपतन कोण, जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं। अभी हम देखें फिगर से, देखें क्या नहीं, बढ़ाते जाते हैं विरल माध्यम में अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती जाती है। इस चीज़ को भी हम देख लिए है ना। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है ना, अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। चलिए जब एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का, मान लीजिए जब एक निश्चित आपतन है, एक निश्चित मान लो कि कुछ इस एंगल से किरण जा रही है, जब एक निश्चित आपतन कोण, थोड़ा सा गला खरासा है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। जब एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान जो होता है, अपवर्तन कोण का मान जो होगा, मान 90 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री? 90 डिग्री हो जाता है। तो इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। तो इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण कहेंगे, कोण कहते हैं। चलिए अपवर्तनांक का यदि हम बात करेंगे कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं अपवर्तनांक, सब चीज़ को हम देख चुके हैं पहले। अपवर्तनांक न्यू से साइन को इंडिकेट करते हैं और 1/sin सी का माने इंसिडेंट रे है ना। को यहाँ पर क्या हुआ, जैसे अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो इसको क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? सी माने क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। यदि या तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो साइन सी बराबर क्या होगा, 1/μ, यानी अपवर्तनांक जो होता है वो क्रांतिक कोण के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अपवर्तनांक बराबर साइन सी बराबर यदि हम बात करें, साइन सी क्रिटिकल एंगल 1/μ होता है, 1/μ होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए इस टर्म को यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा देखने में सूटेबल लगे। अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है म्यू, ई बराबर हो म्यू बराबर होता है 1/sin सी। सी का मतलब क्रिटिकल एंगल,
म्यू अपवर्तनांक। सी का मतलब क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल होगा मतलब क्रांतिक कोण। सी बराबर यहाँ पर होगा क्रिटिकल एंगल, सी बराबर है क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल। चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर फिर बात करते हैं कि यदि आपतन कोण को और बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, है ना, यदि आपतन कोण को बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, एक ऐसी स्थिति आएगी कि अपवर्तन कोण का मान 90 से अधिक नहीं हो पाएगा, 90 से अधिक नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखो ये जो आपतन कोण का मान बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए और बढ़ा दिए, ऐसे बढ़ा दिए, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि अपवर्तन कोण का मान 90 इस पर जाने लगेगा। अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, अभिलंब से 90 डिग्री का कोण बनाने लगा। तो हम बोलेंगे कि अब जो है सो वो आपतित अब नहीं होगा, अब के बाद अब जितना भी हम आपतन कोण को मान बढ़ाएंगे वो किरणें अपवर्तित नहीं होगी, अपवर्तित ना होकर वो डायरेक्ट उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। चलिए तो इस चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं, इस चीज़ को हम देखते हैं। चलो हम देखते हैं, फिगर पहले ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा आसान लगे आप लोग को समझना। चलिए हम मान लेते हैं कि ये अभिलंब है, ये मीडियम को अलग करने वाला है हरा लाइन, है ना, और ये अभिलंब है। ये क्या चीज़ है, अभिलंब है। चलिए ये मान लीजिए कि आपका जो है सो विरल माध्यम है, ये कौन सा है आपका, मान लीजिए कि ये विरल माध्यम है। चलिए हम लिख देते हैं बढ़िया से, ये मान लीजिए कि आपका ये विरल माध्यम है। विरल माध्यम का मतलब रेयर मीडियम है ना, ये आपका रेयर मीडियम है, ये आपका रेयर मीडियम है। और ये मान लीजिए कि आपका डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम का मतलब सघन माध्यम है, सघन माध्यम है, ये आपका क्या है, सघन माध्यम है। चलिए अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि सपोज दैट आप ऐसे अनुभव कीजिए कि मान लीजिए कोई किरण सघन माध्यम से विरल में जा रहा है और मान लो इसी पर यदि चल गया, ये किस पर चल गया, ये मान लो अभिलंब से ही गुजर गया, तो कोई विक्षेपण विचलन होगा क्या, नहीं, वो डायरेक्ट इसी पर गुजर जाएगा, मतलब उसके मार्ग में कोई विक्षेपण विचलन नहीं आएगा, है ना। यदि हम बात करें कि मान लीजिए कि ये वाला एक यहाँ से ये प्रकाश किरण है, ये यहाँ से जा रही है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो ये क्या होगा, ये तो उसको जाना चाहिए था ऐसे, ये से जाना चाहिए था क्या, नहीं। लेकिन जब माध्यम देखिए यहाँ के सघन का माध्यम होता है, सघन माने घनत्व ज़्यादा हो, भीड़ भाड़ ज़्यादा हो, है ना, और यहाँ पर इसको फक्का मिल गया, ऑसिलेटर और गाड़ी का चाप दिया और ये थोड़ा सा और अपने गति को तेजी कर दिया, यानी कि अभिलंब की अभिलंब से दूर हट गया, है ने। यदि हम क्या करें कि ये देखो अभिलंब के साथ जो एंगल जो बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम, ये हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको हम, इंसिडेंट रे। और यहाँ पर जो हम अभिलंब के साथ जो कोण बनाते हैं उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे के साथ, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड कौन से, रिफ्रैक्टेड रे है, माने आपतित किरण है और अपवर्तित किरण है। तो ये आपतन कोण है और ये है परावर्तन कोण है, ये परावर्तन कोण है। अब ये बताइए कि जैसे जैसे हम अपवर्तन कोण का मान यहाँ पर भी बढ़ाते जाते हैं, मान लीजिए कि ये वाला किरण जो वहाँ से ना गुजर के सपोज दैट मान लो कि इधर से गुजर गया, इसका मान और बढ़ाते जाएंगे, ऐसे मान लो फिगर नहीं थोड़ा सा बन रहा है, यदि हम यहाँ कौन किसका जैसे मानते जाएं बढ़ाते जाएं, ऐसे बढ़ाते जाएं, ऐसे करके तो ये एक ऐसे जाएगा, फिर मान लें कि यहाँ से जा रहा है, फिर यदि कौन और एंगल ऐसे करके हम बढ़ाते जाए इसका इंसिडेंट रे का मान, फिर आपतन कोण का मान जैसे हम बढ़ाते जाए ऐसे करके बढ़ाते जाएं, तो ये वाला जो है ये ऐसे की ओर झुकेगा। एक ऐसे स्थिति आएगा कि अपवर्तन कोण का मान जो होगा 90 डिग्री हो जाएगा, अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। फिर यदि हम यहाँ पर इंसिडेंट रे को यहाँ ऐसे बढ़ा दें, आपतन कोण का मान बढ़ा दें, तो एक ऐसी स्थिति आएगा कि 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा कौन
ये वाला अपवर्तन कोण का मान, तो हम उसको बोल देंगे क्रिटिकल एंगल। क्या बोल देंगे उस बिंदु को है कि एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इस आपतन कोण को यदि हम क्या बोलेंगे, आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहेंगे। यानी कि ये पर देखिए यहाँ पर 90 डिग्री, यानी ये वाला जो आपतन कोण है, यहाँ पर ये वाला आपतन कोण है ये अभिलंब के साथ, है ना, इसको हम बोलेंगे क्रांतिक कोण, क्योंकि यहाँ पर ये मेरा 90 डिग्री का कोण बना। अब मान लो कि कोई एक वो रिफ्लेक्टेड रे है कि इस मान लो कि ऐसा प्रवेश किया, ऐसे तिरछा से प्रवेश किया, मान लो ऐसे प्रवेश किया, तो ये क्या करेगा अब क्या है वो जो है सो वापस इसी मीडियम में क्या करेगा, लौट जाएगा, वापस क्या करेगा इसी मीडियम में लौट जाएगा, यानी ये परावर्तित हो गया। यानी कि ये जो है ये वाला जो एंगल जो मान है ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया। ये वाला यदि हम बात करें तो इस एंगल का जो मान है, इस जो थीटा जो है, ये थीटा का मान क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया। जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 90 डिग्री से क्या हो गया, हट गया, यानी 90 डिग्री से क्या हो गया, वो जो था 90 डिग्री से बड़ा हो गया। 90 डिग्री से ये रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री से बड़ा हो गया। यानी जो ये एंगल है, ये एंगल जो होगा, ये रिफ्लेक्टेड एंगल का मान जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा हो गया, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर था मेरा, ये 90 डिग्री यहाँ पर था, और इस कंडीशन में यहाँ पर क्रिटिकल एंगल ये था। यदि ये किरणें यहाँ से इसे प्रवेश कर रहा था तो ये सीधे जो माध्यम को अलग कर रहा था उसी पर चल गया, वो है ना, ये वाला था 90 डिग्री। अब यदि बात करें इस एंगल का, यदि हम यहाँ पर बात करें इस एंगल का, ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ की एंगल यदि बात करें तो ये क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो गया, क्योंकि ये वाला जब इस एंगल से यहाँ से गया किरणें तो वापस इसे रिफ्लेक्ट हो गया, वापस इसी में रिफ्लेक्ट हो गया कि नहीं। यानी इस कंडीशन में जो रिफ्लेक्टेड क्या बोलता है अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा हो गया। तो हमने क्या सीखे यहाँ पर, हम यही चीज़ सीखें क्या कि जैसे जैसे हम अपवर्तन कोण का मान बढ़ाते गए तो अब क्या बोलते हैं यह रिफ्लेक्टेड एंगल जो होता है उसका मान बढ़ते गया है। क्या किया है, बढ़ गया, 90 डिग्री पर पहुंच गया, बढ़ता जाता है, क्या अभिलंब से दूर हटता जाता है, अभिलंब से दूर हटते गया। जैसे जैसे इसका मान हम बढ़ाते गए, किसका मान, आपतन कोण का, है ना, जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, विरल माध्यम में अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती जाती है। एक ऐसी स्थिति आती है कि अपवर्तन कोण का मान जो हो जाता है और अभिलंब से इतने दूर हो जाता है कि आपतन कोण जो होता है, अपवर्तन कोण, ये आपतन कोण और ये होता है अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। उस स्थिति में जो आपतित किरण आती है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, है ना। एक ऐसी स्थिति आती है कि यदि वहाँ कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, अभिलंब से इतना दूर हट जाता है कि वो 90 डिग्री को भी क्रॉस कर जाता है, और उस स्थिति को हम बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये अपवर्तन ना होकर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है मेरा परावर्तन, जबकि इस स्थिति में यहाँ पर हो रहा था मेरा अपवर्तन, है ना। तब परावर्तन होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, कंडीशन क्या होना चाहिए कि यदि कंडीशन क्या होना चाहिए, तो पहला कंडीशन हम क्या लिखेंगे, कंडीशन यही लिखेंगे कि किरण कहाँ से प्रवेश करना चाहिए, तो प्रकाश किरण जो है, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, विरल माध्यम में जाना चाहिए। ये चीज़ को हमने यहाँ पर देखें, जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, है ना, यहाँ सघन माध्यम से विरल। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो क्रांतिक कोण का मान है वो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। जो देखिए क्रांतिक कोण का मान है ना, क्रांतिक कोण का मान जो है, ये देखो, ये जो आपतित किरण जो है, आपतित किरण यहाँ पर जो है, ये आपतित कोण का आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, है ना। आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। जैसे कि ये वाला यहाँ तक क्रांतिक कोण, जब तक क्रांतिक कोण है, जैसे कि देखो जब क्रांतिक कोण है, क्रांतिक कोण माने कि इंसिडेंट एंगल यदि क्रांतिक कोण के बराबर हो गया, उस कंडीशन में जो रिफ्लेक्टेड एंगल जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। एक चीज़ को ध्यान रखना है, यदि मेरा इंसिडेंट एंगल क्रांतिक कोण के बराबर हो गया, उस समय मेरा रिफ्लेक्टेड जो एंगल होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल वो 90 डिग्री के बराबर होगा, माने कि इस पर। और यदि क्रांतिक कोण का मान, यदि कोई एंगल का मान, यदि इंसिडेंट एंगल का मान
इंसिडेंट एंगल का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो गया, और यदि यहाँ पर बोलेंगे कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान, आपतन कोण यानी कि कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। क्रांतिक कोण से, देखो यहाँ क्रांतिक कोण से बड़ा हो गया तो ये वापस रिफ्लेक्ट हो गया, क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यानी कि आपतन कोण का मान यदि क्रांतिक कोण से बड़ा हो गया तो ये किरणें अपवर्तित ना होकर परावर्तित हो जाएगी। और इस परिघटना को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और इस परिघटना को हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको क्या कहेंगे हम, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। समझ गया ना। इसमें कौन सा कंडीशन होना चाहिए, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाएगा, है न, तो क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड कोण का मान जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, और वो क्या होगा, ये जो किरणें हैं अपवर्तित ना होकर वो वापस इसी में रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, यानी कि ये परावर्तन हो जाएगा, पूर्ण अंदर में ही परावर्तित हो जाएगा। चलिए यदि हम इसका एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं देख लेते हैं। अच्छा, कुछ पदार्थों के क्रांतिक कोण की बात हम कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल को देखेंगे। जैसे देखेंगे कुछ पदार्थ लेते हैं और उसका अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण का बात करते हैं। जैसे मान लीजिए एक पदार्थ ले लेते हैं, देख लेते हैं, उसका अपवर्तनांक देख लेते हैं, अपवर्तनांक देख लेते हैं, और उसका क्रांतिक कोण का मान देख लेते हैं कि उसका क्रांतिक कोण का मान क्या होता है। चलिए जैसे कि हम देख लेते हैं कि जैसे पानी, तब पानी का अपवर्तनांक कितना होता है हम देख चुके हैं, जब इसमें हम अपवर्तनांक पढ़ रहे थे ना। और यदि क्रांतिक कोण का मान लिखेंगे तो 48.5 डिग्री होता है। यदि हम बोले हीरा, ये जैसे बोले हीरा का अपवर्तनांक कितना था, 2.42, सबसे ज़्यादा इसी का होता है, और क्रांतिक कोण का मान 24.4 होता है। यदि क्राउन कांच को देख ले, क्राउन कांच इसका यदि हम अपवर्तनांक देखते हैं तो 1.52 होता है। यदि हम क्रांतिक कोण का मान देखेंगे तो 41.1 डिग्री। हम कैसे निकालते हैं, अपवर्तनांक 1/sin, ऐसे करके निकालते हैं हम यहाँ पर, है ना। यदि फ्लिंट कांच को देखेंगे, फ्लिंट कांच को यदि देखेंगे तो फ्लिंट कांच बराबर होता है 1.65 होता है, अपवर्तनांक उसका होता है। क्रांतिक कोण का मान देखेंगे तो 37.4 डिग्री होता है। हीरा जो कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है, हीरा का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है। ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसमें होता है, हीरा में बहुत ही ज़्यादा, इसलिए हीरा तो चमकता है ना, सबसे ज़्यादा ये इसी में होता है ना। इसमें होगा 24.4 डिग्री होगा, इसका क्रांतिक कोण का मान होगा 24.4 डिग्री। ये इसको ध्यान रखना, हीरा को इंपॉर्टेंट करके रखना, इसको ध्यान रखना है ना। कितना अपवर्तनांक 2.42 और क्रांतिक कोण का मान 24.4 डिग्री। अभी हम क्रांतिक कोण का मान बहुत अच्छी से समझे हैं, हर चीज़ को हम अच्छी से समझे हैं, हर चीज़ को हम समझते हुए जा रहे हैं, है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण क्या होता है, इसका कुछ हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसका कुछ उदाहरण को हम बात कर रहे हैं, इसका कुछ उदाहरण को देख लेते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा उदाहरण से, जैसे कि हीरा का अत्यधिक चमकना। पहला क्या है, हीरा का अत्यधिक चमकना। हीरा यदि अत्यधिक चमक रहा है तो हम बोलेंगे वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना, कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है। जिससे कांच जब चटक जाता है, देखता है क्या नहीं, कांच का चटका हुआ भाग जो होता है, कांच का चटका हुआ भाग कैसे दिखाई देता है, चमकीली दिखाई पड़ती है। कैसी दिखाई पड़ती है, चमकीली दिखाई पड़ती है। कांच का चटका हुआ भाग कैसे दिखाई पड़ेगा, चमकीला दिखाई पड़ता है। कैसी दिखाई देगी, चमकीली दिखाई देगी। पानी में पड़ी हुई प्रकनली चमकीली दिखाई पड़ती है। पानी में पड़ी हुई प्रकनली चमकीली दिखाई पड़ती है। पानी में पड़ी हुई प्रकनली चमकीली दिखाई पड़ती है। और यदि हम बात बोलें कि रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना, रेगिस्तान
है न। जैसे कि हम यदि रेगिस्तान डिजर्ट की बात करें तो वहाँ मरीचिका का हमको लगेगा कि दूर में कहीं पानी का आभास है, कहीं पानी लग रहा है क्या, है न। तो रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, मरीचिका का बनना और ठंडे देशों में भी मरीचिका का दिखाई देता है न। यहाँ पर भी रेगिस्तान में मरीचिका का बनना और ठंडे दिनों में भी हम देखते हैं मरीचिका बनती है ना। इसको भी ध्यान रखना, मरीचिका का बनना। और यदि और कंडीशन की और यदि हम बात करें तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करें तो प्रकाश तंतु जो होता है, प्रकाशिक तंतु जो होता है, ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत जो होता है, प्रकाशिक तंतु उसको बोला जाता है प्रकाशिक तंतु जिसको बोलता है ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, ये भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। पानी में हवा भरे बुलबुले चमकते हैं, पानी में जो हवा भरे बुलबुले रहता है वो चमकते हैं। पानी में हवा भरे बुलबुले क्या करेगा, चमकता है। पानी में हवा भरे बुलबुले चमकता है, क्या करेगा, चमकता है। कालिक से पोता हुआ गोला चमकता है। ये सब किसका उदाहरण है, काला कर दिए किसी को तो कालिक से पोता हुआ कोई गोला है, कालिक से पोता हुआ गोला, पोत देते हैं गोला, पोता हुआ गोला, ये क्या होता है, ये चमकता है, ये क्या होता है, चमकता है। तो ये चीज़ किसका एग्जाम्पल है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। हमने बताया पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटनाएं क्या होती है ना। चलिए, पानी में हवा भरे बुलबुले चमकता है, देखते हैं ना ऐसा। अच्छा बताइए कि साबुन का जो चमकना जो होता है वो क्या होता है, ये होता है व्यक्तिकरण। पानी का जो होता है क्या बोलते हैं, साबुन के बुलबुले जो चमकता है व्यक्तिकरण और परावर्तन के यानी कि दोनों का प्रभाव रहता है। चलिए अब हम बोलते हैं प्रकाश के विवर्तन के बारे में हम देख लेते हैं कि प्रकाश का विवर्तन क्या है। प्रकाश का विवर्तन, तब यदि किसी प्रकाश स्रोत व पर्दे के पीछे कोई अपारदर्शी अवरोध हम रख दिया जाए तो प्रकाश उस अवरोध के कारण छाया बनाएगा और क्या होगा, वो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाएगा, हट जाएगा। उसी को बोलता है प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन कर जाना, यानी वो प्रकाश अपने मार्ग से क्या करेगा, वो हट जाएगा। उसको बोल देंगे प्रकाश का विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोले कि मान लीजिए कि ये प्रकाश है, ये प्रकाश की इसे सीधी रेखा में जा रहे थे, मान लीजिए इसके मार्ग में कोई अवरोधक चीज़ डाल दिए तो ये प्रकाश क्या होगा, यहाँ से वो क्या होगा, हल्का सा या छाया बनाएगा, यहाँ पर क्या कर देगा, छाया बना देगा। और यदि इसे और हल्का से इसे मुड़ जाएगा, हल्का से क्या करे, उसके अपने मार्ग से मुड़ जाएगा। इससे हमको ये प्रतीत होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश छाया बना रहा है। प्रकाश छाया कब बना रही है, जब उसके मार्ग में कोई अवरोधक डाल दिए। यदि ये सीधी रेखा में गमन नहीं करती तो यहाँ छाया नहीं बनाता, क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ पर इसे मुड़ जाता और इसे यहाँ से इससे गुजर जाता है ना। ये छाया बनाया कि नहीं बनाया, इसे मुड़ जाता और फिर इसे गुजर जाता। लेकिन यह छाया बनाने का कारण ये क्या, ये अवरोधक डाल दिया, हमने इसको यहाँ से गुजरने नहीं दे रहा है ना। सीधी रेखा में जाती तो छाया बनाती है, सीधी रेखा में यदि नहीं गुजरती तो वो छाया नहीं बनाती। तो ये चीज़ को ध्यान रखना कि जब प्रकाश छाया माने कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, आप इसको कैसे परिभाषित करेंगे कि सीधी रेखा में गमन कर रही है, क्योंकि प्रकाश जो है उसके माध्यम में उसके यदि मार्ग में यदि कोई अवरोधक चीज डाल देंगे तो क्या करेंगे, उस अवरोधक से थोड़ा विचलित हो जाएगा। इस कारण से हम बोलेंगे कि प्रकाश जो होता है क्या करेगा, सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए अब हम देख लेते हैं प्रकाश का विवर्तन के बारे में। चलिए तो यहाँ पर हम हर कंडीशन को देखते हुए चलेंगे कि जैसे कि यदि किसी प्रकाश, यदि मान लीजिए कोई प्रकाश स्रोत है, यदि किसी प्रकाश स्रोत व पर्दे के बीच, वह पर्दे हम देखते हैं ना, पर्दे वगैरह फिल्म वगैरह, पर्दे के बीच कोई अपारदर्शी वैसे होते हैं जिससे किरणें पास नहीं कर सकती हैं। अपारदर्शी अवरोध डाल दें, क्या डाल दें, अवरोध रख दिया जाए,
अवरोध रख दिया जाए, अवरोध जब रख दिया जाए तो हमें पर्दे पर अवरोध की स्पष्ट छाया दिखलाई पड़ती है। तो हमें पर्दे पर अवरोध की स्पष्ट छाया दिखाई पड़ती है। स्पष्ट छाया यानी इसको शेडो दिखाई पड़ती है, शेडो दिखलाई पड़ती है, शेडो दिखलाई पड़ती है। उसको पड़ती है क्या नहीं, देखें क्या नहीं। इससे स्पष्ट ये हो रहा है, इससे ये स्पष्ट ये हो जा रहा है, स्पष्ट होता है कि प्रकाश का जो संचरण होता है, इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश सरल रेखा में गमन का मतलब जाती है, गमन करती है। इस चीज़ को हम यहाँ पर जान चुके हैं, है ना। लेकिन यदि अवरोध का आकार बहुत छोटा हो, यदि मान लीजिए कि अवरोध बहुत छोटा हो, लेकिन यदि अवरोध का आकार यदि हम मान लो बहुत छोटा हो, आकार बहुत छोटा हो, यदि अवरोध का आकार बहुत छोटा हो तो प्रकाश क्या करेगा, तो प्रकाश जो होगा वो प्रकाश अपने सरल रेखीय संचरण से हट जाता है। अपने सरल रेखा में गमन कर रहा था, सरल रेखीय संचरण से जो जा रहा था, संचरण से क्या करेगा, हट जाता है। क्या करेगा, वो हट जाता है, संचरण से क्या करेगा, हट जाता है। वह अवरोध के किनारों पर मुड़कर छाया में प्रवेश कर लेगा। वह अवरोध के किनारे पर मुड़कर क्या कर लेगा, छाया में प्रवेश कर। वह अवरोध के किनारों पर मुड़कर छाया में प्रवेश कर जाता है। मुड़कर छाया में प्रवेश कर जाता है। मुड़कर क्या करता है, प्रवेश कर जाता है। मान लीजिए कि बहुत ही छोटा कण यदि रही है सब, तो क्या करे, इस अवरोध से मुड़ कर हल्का सा मुड़ जाएगा और छाया में प्रवेश कर जाता है ना। प्रकाश के इस प्रकार के अवरोध को किनारों पर थोड़ा मुड़कर अपनी छाया में प्रवेश करने की घटना को हम क्या करेंगे, प्रकाश का विवर्तन कहेंगे, है ना। प्रकाश के इस प्रकार के अवरोध बोलेंगे कि प्रकाश के इस अवरोध, है ना, इस प्रकार से अवरोध के किनारे पर मुड़कर अवरोध के किनारों पर मुड़कर है ना, उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना, किनारों पर मुड़कर उसके छाया में प्रवेश करने की घटना जो होगा, उस घटना को करने की घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। करने की घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। क्या कहलाएगी, प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि क्या रहा कि अवरोधक यदि छोटा रहा, है ना, यदि अवरोधक कैसा रहा, छोटा रहा, तो प्रकाश अपने सरल रेखीय संचरण से थोड़ा सा हट जाएगा और किनारे पर मुड़कर छाया में प्रवेश कर जाएगा। छाया में क्या करेंगे, प्रवेश कर जाएंगे। और प्रकाश के इस प्रकार से अवरोध के किनारे पर मुड़कर उसके छाया में प्रवेश करने की घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। तो विवर्तन के कारण अवरोध की छाया के किनारे तीक्ष्ण नहीं होते, शार्प नहीं होता है। प्रकाश के विवर्तन के कारण ही दूरदर्शी में तारों के प्रतिबिंब तीक्ष्ण बिंदुओं की तरह दिखाई ना देकर स्पष्ट धब्बों की तरह दिखाई देते हैं, है ना। यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर बात करें यहाँ पर कि प्रकाश के विवर्तन के प्रकाश के विवर्तन के ही कारण क्या होता है, कि कारण ही क्या हो रहा है, दूरदर्शी में तारों के प्रतिबिंब, दूरदर्शी यानी दूरबीन, है ना, दूरदर्शी में तारों का प्रतिबिंब जो होता है, तारों का प्रतिबिंब
तारों का जो प्रतिबिंब जो होता है तीक्ष्ण बिंदुओं जो बिंदुओं होता है तीक्ष्ण बिंदुओं की तरह दिखाई ना देकर तीक्ष्ण बिंदुओं की तरह दिखाई ना देकर या स्पष्ट धब्बों की तरह दिखाई देता, या स्पष्ट धब्बों की तरह दिखाई देते हैं, स्पष्ट धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कैसा देगा? स्पष्ट धब्बों की तरह दिखाई देते हैं, है ना। प्रकाश का विवर्तन अवरोध के आकार पर निर्भर करता है। प्रकाश का विवर्तन जो होता है, यहाँ पर बोलें कि प्रकाश का जो विवर्तन है, ये विवर्तन जो होता है, ये विवर्तन अवरोध के आकार पर निर्भर करता है कि अवरोध कितने बड़ा है, छोटा है। अवरोध के आकार पर निर्भर करता है, आकार पर निर्भर करता है। अवरोध के आकार पर निर्भर करता है ये चीज़। यदि अवरोध का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का है तो विवर्तन स्पष्ट होता है ना। और यदि अवरोध का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत बड़ा है तो विवर्तन उपेक्षणीय हो जाता है ना। यदि यहाँ पर अगला पॉइंट क्या लिखेंगे कि यदि अवरोध जो होता है उस अवरोध का आकार यदि है, वो आकार अवरोध का आकार यदि प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, वो तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य की कोटि का है, यानी उसी ऑर्डर का है, उसी कोटि का है। यदि उसी कोटि का है, उसी ऑर्डर का है, उसी कोटि का है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कोटि का है तो क्या होगा, तो विवर्तन जो होगा वो विवर्तन स्पष्ट होता है। वो विवर्तन क्या होगा? स्पष्ट होता है। विवर्तन स्पष्ट दिखाई देगा, ना कि तीक्ष्ण बिंदुओं की तरह स्पष्ट होता है। और यदि अवरोध का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत बड़ा है तो विवर्तन उपेक्षणीय होगा, बहुत ही ज़्यादा छाया बनाएगा, है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रकाश का विवर्तन उसके तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है। तरंग की प्रकृति क्या है उसको भी पुष्टि करता है। तब प्रकाश का जो विवर्तन है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि जो प्रकाश की विवर्तन जो है, का विवर्तन जो होता है, प्रकाश का विवर्तन मैंने अपने मार्ग से हटकर प्रकाश छाया में प्रवेश करना है ना। विवर्तन इसके तरंग, उसका जो तरंग है, तरंग प्रकृति को भी पुष्टि करता है। तरंग प्रकृति की भी पुष्टि करता है कि वो किस प्रकार का तरंग है, उसका पुष्टि करता है, उसको भी पुष्टि करता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है ना। ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्घ्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत अधिक होती है। इसी कारण से ध्वनि तरंग में विवर्तन की घटना आसानी से दिखाई देती है। क्या देती है? इसलिए दिखाई देती है ना। यदि हम यहाँ बात करें कि जो ध्वनि होता है, ध्वनि तरंगों के तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य होता है, यानी जो वेवलेंथ होता है, तरंगदैर्घ्य होता है जो वेवलेंथ होता है, ये वेवलेंथ जो होता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की तुलना में, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होता है, वेवलेंथ होता है, तरंगदैर्घ्य की तुलना में जो होता है, तुलना में बहुत अधिक होती है। तुलना में क्या होती है? बहुत अधिक होती है। तुलना में क्या होगा? बहुत अधिक होती है। इस कारण से ध्वनि तरंग जो होता है, इस कारण ध्वनि तरंग जो होता है, वो ध्वनि तरंग है ना, तरंग जो होता है उसमें विवर्तन जो होता है, विवर्तन की घटना आसानी से देखने को मिलती है, आसानी से देखने को मिलती है, है ना। जैसे कि हम देखते हैं ध्वनि तरंग जो होता है, सो हम देखते हैं ना कि जब हम चिल्लाते हैं या कुछ होते हैं तो देखते हैं कि कमरे में बंद है तो गूंजता है ध्वनि,
है ना, गूंजता है ना। देखते हैं ना कि वो टकरा गया, टकराने के कारण वो क्या होगा, विचलित हो गया, है ना, विवर्तन हो गया, मुड़ गया। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि देखो ध्वनि तरंगे, हम इसको कैसे सेटिस्फाइड होंगे, तो देखेंगे कि ध्वनि तरंगे अवरोध पर आसानी से मुड़ता है। ध्वनि तरंगे जो होता है, ध्वनि तरंगे जो होता है वो क्या करते हैं, तरंगे अवरोधों पर, यह अवरोध जो होता है उस अवरोधों पर जो होता है, अवरोधों पर आसानी से क्या करता है, आसानी से मुड़कर अपने सुनाई देता है ना, मुड़कर हमें सुनाई देता है, वो मुड़ जाता है फिर हमको सुनाई देता है ना। क्यों? क्योंकि ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत अधिक होती है। इस कारण से वो क्या होगा, अपने अवरोध पर आसानी से मुड़कर हमें सुनाई देगी, है ना, देता है। जबकि हम यदि बात करें, जबकि हम बात करें कि प्रकाश तरंग जो होता है, प्रकाश तरंगों का जो तरंग दैर्घ्य होता है, प्रकाश तरंगों का जो तरंग दैर्घ्य होता है हमारे जीवन उपयोगी वस्तुओं के आकार की तुलना में बहुत छोटी होती है। हमारे जो जीवन उपयोगी जो होता है, जीवन में उपयोगी जो होता है, उस जीवन उपयोगी वस्तुओं की तुलना में क्या होता है, तुलना में बहुत छोटी होती है, बहुत ही छोटी होती है ना। इसी के कारण से हमें प्रकाश के विवर्तन की घटना साधारणतः देखने को नहीं मिलती है। इसलिए प्रकाश का विवर्तन, इसलिए हमें प्रकाश के विवर्तन की परिघटना, प्रकाश के विवर्तन की घटना जो होता साधारणतया नहीं देखने को मिलती है, क्या नहीं मिलती है। इसलिए लगता है कि छाया बना रहा है, प्रकाश क्या बनाता है, हमेशा नहीं मिलता है, देखने को नहीं मिलती है। ये चीज़ को हमने यहाँ पर देखें कि यदि यहाँ पर प्रकाश तरंग जो विवर्तन जो होता है ध्वनि की तरंगों की अपेक्षा जो उससे बहुत ही उसका तरंग दैर्घ्य छोटा होता है, और जो हमारे जीवन उपयोगी बहुत सारी जो वस्तुएं हैं इसकी तुलना में प्रकाश के जो तरंग जो है वो बहुत ही छोटी होती है, जिसके कारण से हम उसके परिघटना का अनुभव नहीं कर सकते हैं। हाँ, अब हम बोलते हैं प्रकाश का परिकर्णन जो होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। किस चीज़ को देखेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परिकर्णन है ना। उसके बाद मेरा से एक प्रकाश तरंगों का व्यक्तीकरण, और मेरा लास्ट में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। थोड़ा सा ये प्रकाश वाला चैप्टर जो है सो लंबा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे परिघटनाओं को देखना पड़ता है। चलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर देखते हैं प्रकाश का परिकर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को देख लेते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, देखिए प्रकाश का परिकर्णन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण वगैरह हो, तो उसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में क्या हो जाती है, फैला दिया जाता है, प्रसारित कर दिया जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का परिकर्णन कहते हैं। इसी घटना को हम क्या कहेंगे, इस घटना को हम बोलेंगे प्रकाश का परिकर्णन कहेंगे। तो देखिए यदि हम यहाँ पर बात करें, एक मिनट, चलिए हम इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है कि प्रकाश किरण वायुमंडल में, जब प्रकाश का परिकर्णन क्या होता है कि जब प्रकाश किरण क्या करती है, जब प्रकाश किरण है ना वायुमंडल में प्रवेश करती है, कहाँ पर, वायुमंडल में प्रवेश करती है, वायुमंडल में क्या कर रही है, प्रवेश करती है। तो वायुमंडल में उपस्थित जो होता है, तो वायुमंडल में उपस्थित
में उपस्थित जो होता है, वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म धूल एवं धुएं के कणों से व जलवाष्प के कणों से टकराकर उपस्थित जो होता है सूक्ष्म धूल, सूक्ष्म होता है ना। तो सूक्ष्म धूल कण है ना, धूल एवं धुएं के कण एवं धुएं का कण जो होता है, धुएं का कण व जलवाष्प जो होता है, यहाँ पर जलवाष्प भी होता है, जलवाष्प के कणों से टकराकर ये क्या होता है, उसके कणों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती है। क्या करते हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती है, टकराकर विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। कैसा हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। देखते हैं क्या नहीं, ऐसा होता है क्या नहीं, वो विभिन्न दिशाओं में क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है। इस घटना को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। इस घटना को क्या कहेंगे हम, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, है ना। इस घटना को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। इस घटना को हम प्रकाश का परिकिरणन कहेंगे। ये घटना क्या हुआ मेरा, प्रकाश का परिकिरणन हुआ, प्रकाश का परिकिरणन। रेले का सिद्धांत की बात करें, कौन सा, रेले के सिद्धांत यहाँ पर बात करते हैं कि रेले ने क्या बताया था। यदि बात करें रेले का सिद्धांत प्रकाश के परिकिरणन के बारे में रेले का क्या सिद्धांत है, तो यहाँ पर बोलेंगे कि रेले के अनुसार प्रकाश जो होता है, रेले के अनुसार जो होता है, अनुसार प्रकाश जो होता है, उस प्रकाश का जो परिकिरणन होता है, वो प्रकाश का जो परिकिरणन होता है तरंगदैर्घ्य के चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तरंगदैर्घ्य के चौथी घात के तरंगदैर्घ्य जो होता है, उस तरंगदैर्घ्य के चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम यहाँ पर बात करें कि परिकिरणन जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/, तरंगदैर्घ्य यानी लैम्ब्डा का पावर 4। यदि हम वहाँ पर बात करें परिकिरणन जो होता है, प्रकाश का परिकिरणन की बात करें तो जो परिकिरणन है, वो परिकिरणन जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/, तरंगदैर्घ्य का चौथी घात, तरंगदैर्घ्य का पावर 4 पर, इस पर पावर 4, यानी कहने का मतलब जो परिकिरणन होता है, वो परिकिरणन जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/, लैम्ब्डा पर पावर 4। यही ना रेले ने सिद्धांत दिया था कि जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका उतना ही कम परिकिरणन होगा, है ना, उतना ही कम परिकिरणन होगा। अतः हम बोल सकते हैं, अतः यहाँ से क्या बोल सकते हैं, लैम्ब्डा यहाँ क्या पता है, तरंगदैर्घ्य है। यदि बोल सकते हैं कि तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर परिकिरणन कम होता है और लाल रंग का परिकिरणन सबसे कम, जबकि बैंगनी रंग का परिकिरणन सबसे ज़्यादा होता है ना। यहाँ पर हमें इस चीज़ को बात बोलें कि जो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी परिकिरणन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तरंगदैर्घ्य का है, और यदि तरंगदैर्घ्य को हम बढ़ाएंगे तो परिकिरणन कम होगा। यदि लैम्ब्डा का मान, यदि लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य बढ़ रहा है, परिकिरणन कम होगा। परिकिरणन जो होगा वो कम कब होगा, परिकिरणन कम को होगा जब लैम्ब्डा का मान ज़्यादा होगा, जैसे कि देखिए लैम्ब्डा का मतलब वेवलेंथ सबसे ज़्यादा क्या होता है, लाल रंग का वेवलेंथ ज़्यादा है, लेकिन लाल रंग कम फैलता है। लाल रंग क्या होता है, कम फैलता है ना। इस प्रकार से हम बात करें प्रकाश के परिकिरणन का, यदि हम बात करें तो क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पर बात बोलें कि लाल रंग का परिकिरणन सबसे कम होता है। क्योंकि लाल रंग का परिकिरणन कम इसलिए होता है क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि लाल रंग का परिकिरणन कम होता है,
क्यों होता है कम? कम होता है क्योंकि जबकि बैंगनी रंग, चलो दोनों एक चीज स्टेटमेंट में मिला के लिख देते हैं, जबकि बैंगनी रंग का परिकिरणन बैंगनी रंग का परिकिरणन सबसे ज़्यादा होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का लैम्बडा का जो वैल्यू होता है वो ज़्यादा होता है, बैंगनी रंग के लैम्बडा का वैल्यू जो होता है, वेवलेंथ का वैल्यू जो होता है वो कम होता है ना। यदि हम प्रकीर्णन की प्रभाव को देखें तो प्रकीर्णन के प्रभाव को देखते हैं और उसके कुछ उदाहरण की बात करें तो हम बात कर लेते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण कौन कौन से हैं। चलिए हम देखते हैं प्रकाश के परिकीर्णन का यहाँ पर उदाहरण। कुछ उदाहरण को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका उदाहरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है सब चीज़ उदाहरण को। हमने क्या बोले कि जब कोई प्रकाश किरण वायुमंडल में प्रवेश करती तो वायुमंडल में जो उपस्थित जो धूल कण होता है, धुआं का कण होता है, वह जलवाष्प के कण से टकराता है और विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाते हैं और इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परिकीर्णन। और रेले ने क्या बोला कि परिकीर्णन जितना ही ज़्यादा होगा उसका तरंगदैर्घ्य उतना ही कम होगा, यदि तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है तो परिकीर्णन कम होगा। ये ना रेले ने ये सुझाव दिया था। यदि हम यहाँ पर उदाहरण देते हैं तो हम चलो कुछ उदाहरण की बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आकाश का जो रंग सूर्य के प्रकाश के परिकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देना, पर पहला यदि हम बोलेंगे कि आकाश का रंग है नहीं, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्यों? कि देखिए, जैसे कि देखिए बात कर लेते हैं क्यों दिखाई देता कि जब सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण, सूर्य का प्रकाश तो हम विभिन्न रंगों का मिश्रण, ये चीज़ हम जानते हैं। तो जब सूर्य का प्रकाश जो विभिन्न रंगों का मिश्रण है, ये तो जानते हैं कि वायुमंडल में जब प्रवेश करता है सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण है, VIP GOIUR, वीप गयो, ये विभिन्न रंगों का मिश्रण है। जब ये क्या करेगा, ये हमारे वायुमंडल में प्रवेश करेगा, है ना, तो वायुमंडल में जो उपस्थित विभिन्न प्रकार के जो अणु होता है, धूल कण, धुआं कण, है ना, जलवाष्प, इसके कारण से उसका परिकीर्णन हो जाएगा, इसके कारण से उसका स्कैटरिंग हो जाएगा, है ना। दिन के समय जब सूर्य सीधा आकाश में मनुष्य के सिर के ऊपर होता है तो मनुष्य केवल परिकीर्णित जो प्रकाश को ही देख पाता है, उसको ही देख पाता है। यहाँ देखेंगे कि बैंगनी रंग का परिकीर्णन सबसे अधिक व लाल रंग का सबसे कम होता है। यह परिकीर्णन जो प्रकाश का मिश्रित रंग होता है हल्का नीला होता है, उसका मिश्रित रंग जो होगा वो हल्का नीला होता है। इसी कारण से प्रकाश जो होता है परिकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, क्योंकि जैसे तो कंपोजिट जो रंग होता है, मिश्रित जो रंग होता है, परिकीर्णित प्रकाश का रंग जो होता है वो जैसे परिकीर्णन तो सबसे ज़्यादा बैंगनी का हो रहा है, लेकिन वहाँ पर कुछ और जो हो रहा है वो भी प्रकाश का परिकीर्णन हो रहा है हल्का हल्का, लेकिन ज़्यादा सा तो बैंगनी हो रहा है। अब उसका जो कंपोजिट जो रंग हो जाएगा, कंपोजिट जो कलर हो जाएगा, मिश्रित जो रंग हो जाएगा, उस रंग जो होगा वो नीला रंग होता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। चलिए यदि हम दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट पे हम बात करें कि युगते व डूबते वक्त सूर्य का लाल प्रतीत होना, रक्ताभ प्रतीत होना, सूर्य को लाल प्रतीत होना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होना, सूर्य का रक्ताभ, रक्ताभ का मतलब होता है लाल रंग का, रक्त के समान रक्ताभ प्रतीत होता है, प्रतीत होना, है ना, रक्ताभ दिखाई देना, प्रतीत होना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होना। क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है और तरंगदैर्घ्य ज़्यादा हो रहा है तो वह विचलित नहीं हो रहा है, उसका परिकीर्णन नहीं हो रहा है, स्कैटरिंग नहीं हो रहा है, इस कारण से वो ज़्यादा दिखाई देता है। तो सूर्योदय और सूर्य के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होना। अगला यदि हम बात करें तो बात करते हैं कि समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई देना, समुद्र के पानी का रंग जो होता है नीला दिखाई देना, समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई देना, नीला दिखाई देना, नीला दिखाई देना। समुद्र के पानी का रंग कैसा दिखाई देता है? देना, समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई देना। आगे हम यदि बोलते हैं, आगे यदि हम बात करें तो जैसे कि हम देखते हैं कि सूर्य जो होता है उसके जो प्रकाश आ रहे हैं तो क्या करती है कि जैसे कि हमारे जैसे सुबह का समय या तो हम शाम के समय देखेंगे
तो वो कैसा प्रतीत होता है, वो रक्ताभ प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि उसका जो लाल रंग जो है उसका परिकीर्णन कम होता है। इस चीज़ को हमने बात कर ली है। समुद्र के पानी जो होता है वो नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। अच्छा देखिए कि जब अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के तल पर खड़े होते हैं तो वहाँ से आकाश इन्हें काला दिखाई देता है ना। एक चीज़ यहाँ पे नोट करके लिखिए, है ना, एक चीज़ को यहाँ पर भी नोट करके लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना। एक चीज़ को यहाँ पर भी नोट करके लिख लेना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को पूछा दिखा कि जब अंतरिक्ष यात्री जो होता है वो अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के तल पर खड़ा हो, चंद्रमा के तल पर खड़ा होते हैं, है ना। तो वहाँ से जो होता है तो वहाँ से आकाश इन्हें काला दिखाई देता है, वहाँ से आकाश इन्हें काला दिखाई देता है। आकाश इन्हें काला दिखाई देता है। देखेंगे कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है। चंद्रमा पर जब कोई वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता, वहाँ तो वायुमंडल है ही नहीं, वायुमंडल नहीं होता है तो परिकीर्णन होगा क्या भाई? नहीं होगा ना, है ना। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या होगा? जो होगा सूर्य के प्रकाश का परिकीर्णन नहीं होता। नहीं होने के कारण प्रकाश का परिकीर्णन नहीं होता है, प्रकाश का परिकीर्णन नहीं होता है। जब प्रकाश का परिकीर्णन हो भी नहीं करेगा तो प्रकाश फैलेगा क्या, है ना, जिससे आकाश काला दिखाई देता है। वास्तव में पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाने पर वायुमंडल की अनुपस्थिति होने के कारण अंतरिक्ष में सभी स्थानों पर आकाश काला दिखाई देता है। इस चीज़ को हमने देख लिया। चलिए आगे यदि हम बात कर लेते हैं और क्या होता है प्रकाश के परिकीर्णन का, और यदि हम उदाहरण बढ़ते हैं भला तो और सब कौन सा उदाहरण को हम ले सकते हैं। जैसे कि देखिए, हाँ, वायुमंडल के बाहर जाने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। इस चीज़ को बोलते हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि खतरे के निशान लाल रंग की बनाई जाती है ना। ये क्यों होता है? खतरे के निशान के रूप में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो खतरे का निशान जो होता है, खतरे का निशान जो होता है वो निशान लाल रंग जो होता है लाल रंग के बनाए जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है, इसलिए लाल रंग जो होता है वो दूर से भी दिखेगा, क्योंकि उसका विक्षेपण नहीं ज़्यादा होता है ना, उसका ज़्यादा परिकीर्णन होता ही नहीं है। इस कारण से वो क्या होता है? खतरों के निशान लाल रंग के होता है। चलिए ये चीज़ हम देख लेते हैं। और कुछ यदि बात करें वर्ण विपतन क्रोमेटिक एब्रीविएशन की यदि बात करें वो क्या चीज़ तो होता है, इस चीज़ के थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। एक चीज़ नोट में इस चीज़ को भी देख लेना कि वर्ण विपतन क्या होता है। वर्ण विपतन क्या होता है? वर्ण विपतन क्या होता है? चलिए देख लेते हैं क्या होता है कि जब हम श्वेत प्रकाश से लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, किससे? जब हम, चलिए इसी कलर से, एक ही कलर से लिख देते हैं कि जब हम क्या कर रहे हैं, श्वेत प्रकाश का मतलब सूर्य प्रकाश, श्वेत प्रकाश से लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। क्या बनाएंगे? प्रतिबिंब बनाते हैं तो क्या होता है? तो प्रतिबिंब प्रायः रंगीन व अस्पष्ट होता है। तो प्रतिबिंब जो होता है वो प्रायः कैसा होता है? प्रायः जो होता है वो रंगीन होता है। कैसा होगा? रंगीन होगा, रंगीन व कैसा होगा? या अस्पष्ट होता है। प्रतिबिंब कैसा होगा? रंगीन व अस्पष्ट होता है। यह दोष इसलिए उत्पन्न होता है, या एक दोष है ना, यह दोष किस लिए उत्पन्न होता है? यह दोष इसलिए उत्पन्न हो रहा है, इसलिए
इसलिए उत्पन्न होता है, लिखना है इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि होता है क्योंकि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक जो होता है वो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक तथा इसके कारण लेंस की फोकस दूरी तथा जो इसके कारण जो है इसके कारण लेंस की जो फोकस दूरी है, लेंस की फोकस दूरी विभिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होती है, भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होती है, भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होती है, इस चीज़ को हमने देख लिया होती है। तो हमने यहाँ पर अभी ख़त्म कर चुके हैं किसका, प्रकाश के परिकलन को, और हमने यहाँ इसको बारे में अच्छे से समझे कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का रफ्तार प्रतीत क्यों होता है, समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों दिखाते हैं, खतरे का निशान लाल रंग का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, इस चीज़ को हमने देखे थे। तो साथियों आज अपने जो क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि यदि हम अगला टॉपिक को यदि खींचना चाहेंगे तो फिर क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। तो साथियों चलिए हम अपने क्लास को यहाँ पर स्टॉप करते हैं। सबको जय हिंद, धन्यवाद।